मुस्लिम फिलोसफर्स के कंट्रीब्यूशन को। देयर आर इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम फिलोसफर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Muslim philosophers emphasize on logic, reality, freedom of will, source of knowledge and many more। अब ये चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हैं, क्योंकि फिलॉसफी में जब हम पढ़ रहे हैं तो फिलॉसफी में ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, लॉजिक को, रियलिटी को, सोर्सेज ऑफ नॉलेज को, एथिक्स को, एस्थेटिक को, रीजंस को, ठीक। तो इस तरह के सारे जो वर्ड हैं, फिलॉसफीज इन वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और इससे रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज और कंसेप्ट एजुकेशन से रिलेटेड हमें प्रोवाइड करती है। तो जहाँ बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ग्रीक का कंट्रीब्यूशन हो गया, लेटिन लोगों का कंट्रीब्यूशन हो गया, वैसे वैसे मुस्लिम फिलोसफर्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और मुस्लिम फिलोसफर्स के आगे हम आगे पढ़ेंगे भी सही कि कौन कौन से मेन मुस्लिम फिलोसफर्स हैं जिनका इन एरियाज में, कौन से एरियाज हैं, लॉजिक है, रियलिटी है, फ्रीडम ऑफ विल है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, जैसे मैंने कहा रीजंस है आपके पास, एथिक, एस्थेटिक, ये सारी बातें जो हैं इनसे रिलेटेड मुस्लिम फिलोसफर्स कि क्या थॉट्स हैं, ये आगे जाके हम फिर डिस्कस करते हैं। मुस्लिम फिलोसफर्स ट्राई टू आंसर द एंडरिंग क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। मुस्लिम फिलोसफर कोशिश करते हैं कि फिलोसफी से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं उनके जवाब देने की। द नेचर ऑफ रियलिटी, द फंक्शंस एंड लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन रीजन, ट्रूथ, फ्रीडम, ethics and in essence how we should live are fundamental questions that have never left the stage of philosophy। तो एट द एंड वो यही कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है फिलॉसफी या फिलॉसफी की स्टेज पे जिसका जवाब ना दिया गया हो या ना ढूंढा गया हो। और मुस्लिम फिलासफर्स का बाकी फिलासफर्स की तरह भी फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये थोड़ा सा एक पेज था जिसमें इंट्रोडक्शन मुस्लिम फिलासफर्स के बारे में दिया हुआ था कि मुस्लिम फिलासफर्स ने फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा काम किया और फिलॉसफी में जिन एरियाज में काम किया वो है 2-3 नाम, लॉजिक, रियलिटी, सोर्स ऑफ नॉलेज वगैरह आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। और कोशिश की गई कि वो जितने भी सवालात जो फिलॉसफी में पैदा हो सकते हैं उनके सवालात के जवाब दिए गए। ये स्लाइड हमारे ऑब्जेक्टिव की है। हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिस्कस कर सके इमाम गजाली व्यू अबाउट टीचिंग, इमाम गजाली के टीचिंग के अबाउट जो व्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर सकें। हम डिस्क्राइब कर सके इब्न खल्दून के व्यूज़ को अबाउट द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। हम एलेबोरेट कर सके इब्न मस्काविया कंट्रीब्यूशन टू द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। हम एक्सप्लेन कर सके रीजंस ऑफ अल-फराबी, एम्फसाइज ऑन द साइंटिफिक डिसिप्लिन, अप्रिशिएट कर सके अल्लामा मोहम्मद इकबाल एजुकेशनल फिलॉसफी फॉर द मुस्लिम। तो कौन कौन से नाम हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इमाम अल गजाली, इब्न खल्दून, इब्न मिस्काविया, अल-फराबी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इनकी फिलॉसफी से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमाम गजाली के दौर को। 1058 से लेकर 11,011 तक का इसका दौर है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक थॉट, अ फिलोसफर, अ लीगल स्कॉलर, अ थियोलॉजियन एंड मिस्टिकल थिंकर्स। तो ये उनके अजाजात हैं इमाम गजाली के। सबसे पहले तो यहाँ ये कहा गया है कि वो बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उनका नाम लिया जाता है और उसके अंदर जो उनके जो स्पेशलिटीज़ हैं वो फिलासफर हैं, वो फिलासफर माने जाते हैं, लीगल स्कॉलर माने जाते हैं, वो थियोलॉजियन मीन सूफी, आपके पास क्या है या वो कह ले कि थियोलॉजियन वो पर्सन होता है हु स्टडीड द नेचर ऑफ गॉड, रिलीजन है
या फिर रिलीजियस बिलीव के बारे में जिसकी स्टडी होती है उसको हम थियोलॉजियन कहते हैं। और मिस्टिकल थिंकर कौन सा होता है, जो सूफीइज्म की जो सोच रखता है, जिसे हम सूफी का दर्जा देते हैं हम अपने इस्लामिक वैल्यूज के अंदर। तो इसका मतलब इमाम गजाली जो था वो एक इस्लामिक स्कॉलर था, और इस्लामिक स्कॉलर होने के साथ साथ वो फिलासफर था, लीगल स्कॉलर था, थियोलॉजियन था और मिस्टिकल थिंकर था। एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ फिक अल शाफी, अल शाफी फिक की जो फील्ड है उसके बारे में इमाम गजाली की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी। इमाम गजाली बेसिकली एक टीचर भी था। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी निज़ामियातुल बगदाद में एज अ टीचर वो अपनी सर्विसेज देते थे, बेस्ड अपॉन इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। और वो जो एजुकेशन देते थे वो बेस करती थी इस्लामिक पर्सपेक्टिव के ऊपर। एम ऑफ एजुकेशन क्या था इमाम गजाली का, कल भी हमने जैसे बात की थी नर्चर की, तो इमाम गजाली भी नर्चर के ऊपर ही बात करते हैं। टू नर्चर ह्यूमन बीइंग सो दैट दे अबाइड बाय द टीचिंग ऑफ रिलीजन एंड हेंस फॉरवर्ड विल बी रिवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ हेयर आफ्टर। तो है इसमें क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो नर्चर है, तरबियत है, उसके बारे में इमाम गजाली बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हमारी टीचिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो चीज़ें बच्चे के ऊपर बरकरार रह सके, कायम रह सके उसकी आने वाली ज़िंदगी में भी। तो मकसद तो यह है कि बच्चे को पढ़ाना इस तरह से होना चाहिए, बच्चे की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए। तो उसके लिए टीचिंग का जो नॉलेज है वो ज़्यादातर रिलीजियस बेस होना चाहिए, ताकि उसकी आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें उसको उसका फ़ायदा हो सके और वो उस नज़रियात और उस सोच के ऊपर ज़िंदगी गुजार सके जो सोच अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, इस दुनिया के लिए भी दी है और आने वाली ज़िंदगी के लिए भी दी है। Children learn from society and the surrounding environment, development of the behavior and personality. अब चिल्ड्रन को हमने तैयार करना है इमाम गजाली के मुताबिक सोसाइटी के लिए उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से। अब एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से मुराद ये है कि जिस जगह पे बच्चे ने ग्रो करना है, रहना है, फलना फूलना है, बढ़ना है, वो उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से अपने आप को अकोमोडेट कर सके और आने वाली ज़िंदगी में उस सोसाइटी के लिए फ़ायदा मंद हो सके। डेवलपमेंट ऑफ देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। और जब हम ये बात करते हैं कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे को लर्निंग देनी है सोसाइटी में, तो हमने क्या करना है कि बच्चे के बिहेवियर और पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। बिहेवियर क्या होता है, इसके बारे में अक्सर डिस्कस किया जाता है एजुकेशन के अंदर कि आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज मीन बाय बिहेवियर, तो आप सादा लफ्जों में कहेंगे, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो आपकी आउटर रिफ्लेक्शन होती है, जो लोगों को आप नजर आते हैं, वो आपका बिहेवियर होता है। और उसी से आपकी जो एक इमेज लोगों के ज़हन में डेवलप होता है वो आपकी पर्सनैलिटी कहलाता है। Responsibility for children's education rests on the parent, shared by the teacher. अब ये जो बच्चे की जो नर्चर है, तरबियत है, ये दो लोगों की जिम्मेदारी है, एक पेरेंट्स हैं और दूसरे क्या हैं, टीचर्स हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अब जो एजुकेशन आप बच्चों को दी जानी है वो टीचर्स और पेरेंट्स ने आपस में शेयर करना है कि हमने बच्चे को जो एजुकेशन देनी है उसके कुछ हिस्से बांट लिए जाए कि घर में बच्चे ने कैसी एजुकेशन लेनी है और स्कूल में या इंस्टीट्यूट में आके बच्चे ने किस तरह से पॉलिश होना है। और जिसमें उसने पॉइंट दिया हुआ है करेक्टर बिल्डिंग, कि सबसे मेन क्या है, पेरेंट्स और टीचर ने जो मिलके कंट्रीब्यूट करना है, अपनी जिम्मेदारियां शेयर करनी है, उनमें मेन जो जिम्मेदारी है वो बच्चे की करेक्टर बिल्डिंग है। अब करेक्टर बिल्डिंग से क्या मुराद है कि हमारा एक माशरा है, हम अपने माशरे में एक अच्छा इंसान की रिक्वायरमेंट करते
करते हैं। अब वो जो अच्छे इंसान की रिक्वायरमेंट करते हैं उसके लिए हमने इंस्टीट्यूट बनाए हुए होते हैं, और जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें बच्चे को इसलिए डाला जाता है कि 5 साल 10 साल इस इंस्टीट्यूट में बच्चे को रख के इस तरह से पॉलिश किया जाए कि वो पर्सन जब सोसाइटी में आए तो सोसाइटी के जो पॉजिटिव नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे, और अगर वो पॉजिटिव बिहेवियर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो हम कहते हैं उस इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई है। अगर वो इंसान सोसाइटी में आने के बाद सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है, सोसाइटी के लिए नफा बख्श नहीं होता, तो इसका मतलब उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हुई होती। अब हम डिस्कस करते हैं थॉट्स अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन के अबाउट इमाम गजाली की क्या थॉट्स थे? इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन कैन बी डेल्ट इन अ साउंड एंड इफेक्टिव मैनर। अब आपके पास ये कहते हैं बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास जो है ये डील करें बच्चे के साथ, है कि बच्चे का जो मैनर है वो बहुत साउंड एंड इफेक्टिव होना चाहिए। साउंड का मतलब मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इफेक्टिव का मतलब एफिशिएंट होना चाहिए, है बहुत ज़्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होनी चाहिए। सादा लफ्ज़ों में बच्चे मैनर वाइज बहुत हेल्थी और पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा हो अपने सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम कहते हैं कि बच्चे की जो कैरेक्टर है सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी सोसाइटी या इन्वायरमेंट के हिसाब से। एम्फसाइज्ड ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इमाम गजाली के मुताबिक ज़रूरी है कि बच्चे की जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसको एम्फसाइज किया जाए, उसके ऊपर जोर दिया जाए। अब उसकी अहमियत मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से क्या मुराद है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है मैक्सिमम 10% या माइंड ग्रोथ जो है, और फिर 6 साल की उम्र तक 3 से 6 साल की उम्र तक उसकी जो माइंड डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपके पास जो है हम बात अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कर रहे हैं और हम यही कह रहे थे कि बच्चा 6 साल की उम्र तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप 90% हो जाती है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से। तो इसलिए इमाम गजाली जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कहते हैं कि जैसे वो बेसिकली तो तरबियत ही होती है, नरिशमेंट ही होती है, नर्चर ही करना होता है, चाहे वो पेरेंट्स करें या टीचर करें या दोनों मिलके करें। Parents should observe their children's education since birth. Children are the responsibilities of their parents. वालदैन की जिम्मेदारी है या कि वो शुरू से ही बच्चे की एजुकेशन को ऑब्जर्व करें, पैदाइश से ही। एजुकेशन का मतलब यह है कि उसकी अपनी सोसाइटी के हिसाब से तरबियत करें, क्योंकि असल जिम्मेदारी बच्चे की वालदैन ही हैं, बाकी लोग नहीं हैं। टीचर्स के पास तो आएगा, कमिटमेंट करेगा, एग्रीमेंट करेंगे उसके पेरेंट्स, तो टीचर फिर ही एजुकेशन देंगे ना एक्चुअली। लेकिन पेरेंट्स के पास जब बच्चा उनके घर में आता है तो उनकी अंडरस्टूड ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बन जाती है, उसके बाद उन्होंने कोई और कमिटमेंट या एग्रीमेंट नहीं करना होता। Children are the responsibility for the recitation of Quran, understand Hadith and listen to the stories and life history of pious। अच्छा, अब बच्चे के लिए करना क्या है? पेरेंट्स की जिम्मेदारियों में क्या आता है कि कुरान पाक की तालीम दिलवाएं सबसे पहले बच्चे को, हदीस की अंडरस्टैंडिंग करवाएं, और परहेजगार लोगों की जो के बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, उसके बारे में बताएं। पायोस में परहेजगार लोग जो हैं, पीपल सो दैट चिल्ड्रन कुड टेक देम एज एग्जाम्पल, और उन लोगों को कोड करें जिनको एग्जाम्पल्स के तौर पर बच्चों के सामने पेश किया जाना है, कि बच्चे को रिवॉर्ड के हवाले से एम्फसाइज करना चाहिए। और एट द एंड हम ये बात कर रहे थे कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाना है उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करवाएंगे तो वो लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो सकती।
Attention must also be paid on their company as it affects their character. अब ये जो तवज्जो है, अटेंशन है, उसके बारे में वो कहता है कि जितना ज्यादा आप बच्चे को देंगे उतना ज्यादा उसका करेक्टर अफेक्ट होगा। यानी मकसद यह कि आप अटेंशन दे रहे हैं पॉजिटिव पर्पज के लिए तो बच्चा करेक्टर बिल्डिंग उसकी बहुत अच्छी हो रही होगी। जब आप उसे अटेंशन नहीं दे पा रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर उसका जो है इशू वैसे ही रहेगा। Stressed, the education is not limited to train or fill the mind. Instead, it involves all aspects of learner such as religious, intellectual, physical and moral. क्या कहता है कि जो एजुकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ है लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए ट्रेन और फिल द माइंड कि हमने एक पर्सन के माइंड में कुछ नॉलेज डाल दिया और उसके हवाले से वो ट्रेन कर दिया, बल्कि उसकी जो लर्निंग है वो तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से होनी चाहिए। और ये बात मैं आपको पहले लेक्चर से ही बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन है उसका मतलब है बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा। और जो बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा है वो सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं है। बच्चे की मुकम्मल नशोनुमा में उसकी मुकम्मल नशोनुमा में आपको पता है कि उसके जितने भी एरियाज की डेवलपमेंट है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट आ गई, उसकी सोशल डेवलपमेंट आ गई, उसकी मॉरल डेवलपमेंट आ गई, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गई, उसकी रिलीजियस डेवलपमेंट आ गई, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट आ गई, उसकी सोशल डेवलपमेंट आ गई। कि जितना भी आप इस तरह के एरियाज आप डिवाइड कर सकते हैं, आप उसके आपके बायोलॉजिकल एरियाज के हवाले से और इमोशन आपके पास फीलिंग या थॉट्स कॉग्निशन के हवाले से जितने भी एरियाज हैं उन सब की डेवलपमेंट के ऊपर जो है जोर देना और उसके हवाले से लर्नर को तैयार करना जो है ये असल मकसद है एजुकेशन का। तो इमाम गजाली भी इसी बात के ऊपर जोर देते हैं। टीचर्स मस्ट कंसंट्रेट ऑन द रिलीजियस एजुकेशन। इमाम गजाली चूंकि बेसिकली मजहबी उस्ताद थे तो इसलिए वो कहता है कि टीचर जो है उसका ज्यादा फोकस रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो इस्लामियात का टीचर है वही रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। किसी भी सब्जेक्ट का जो है टीचर है वो अपने ही नॉलेज को रिलीजन से रिलेट करके जो है बच्चों को अपना नॉलेज डिलीवर करे। Teacher should consider the difference in ability and character among student and deal with everyone appropriately। तो ये बात भी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हर बच्चा इंडिविजुअली या इंडिविजुअल डिफरेंस रखता है, इंडिविजुअलिटी रखता है, इसलिए बच्चे को उसको उसके हिसाब से देखना, प्रिपेयर करना। तो इसका मतलब यही होगा कि टीचर जो है अप्रोप्रिएटली हर बच्चे के ऊपर तवज्जो दे रहा है। इक्वेलिटी नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। बात समझ आ रही है ना? इक्वेलिटी होता है बराबरी है, तो जितनी तवज्जो आप एक बच्चे को दे रहे हैं उतनी ही तवज्जो दूसरे बच्चे को दो, उसको तीसरे। इक्विटी होता है कि जो जितना डिजर्व करता है तवज्जो का उसको उतनी उतनी दे। एक कमजोर बच्चा ज्यादा तवज्जो चाह रहा है तो उसको ज्यादा तवज्जो दे, ज्यादा टेंशन दे। और एक ज़हीन बच्चा, ठीक है ना, वो आपसे कुछ ज्यादा लर्न करना चाह रहा है बाकी बच्चों की निस्बत, उसको उसी हिसाब से एक्स्ट्रा टेंशन दें। तो ये होता है इक्विटी, ताकि बच्चे तमाम बच्चे अपने पोटेंशियल के हिसाब से तैयार हों, जो पोटेंशियल अल्लाह ने बच्चे को दे के बच्चे को दुनिया में भेजा है। द टीचर्स शुड नॉट फोर्स स्टूडेंट बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज। टीचर को है, ये देखो ना वही बात कि जब मैंने कहा कि इक्विटी के हिसाब से बच्चे को जो है वो तैयार करें। इक्विटी के हिसाब से तैयार करने का मतलब ये है कि जिस बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उसको उसके हिसाब से ही तैयार करें, ठीक है। ये ना हो कि बच्चा ज़हीन हो और उसको आप जो है समझे। तो इस तरह से जो है बच्चे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रिपेयर नहीं होंगे। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि टीचर को बच्चे की सलाहियत के